नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। इस बुलेटिन में आज बात होगी दिल्ली हाईकोर्ट के जज के तबादले पर मचे बवाल की, मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की मोर्चाबंदी की। जानेंगे कि तेजस्वी ने क्यों ली नीतीश पर चुटकी, बंगाल में मोदी सरकार की योजना क्यों है बेकार, और आखिर में बात सरकार को हुए 1500 करोड़ के नुकसान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। होली पर यात्रियों को राहत पहुंचाने में जुटी रेलवे 26 अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाने का किया ऐलान। 5 मार्च से 15 मार्च तक चलेंगी विशेष ट्रेनें। 29 फरवरी से शुरू होगी टिकटों की बुकिंग। अब महाराष्ट्र के हर स्कूल में मराठी पढ़ाना होगा अनिवार्य। विधानसभा से पारित हुआ विधेयक, नहीं मानने वालों पर कसेगा शिकंजा। आम आदमी पार्टी के पर्यवेक्षक और पूर्वांचल के संयोजक रहे संजीव कुमार सिंह ने आपका छोड़ा साथ। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ थामा कांग्रेस का दामन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की मौजूदगी में ली कांग्रेस की सदस्यता। लगातार गिरती अर्थव्यवस्था के बीच कल शुक्रवार को जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े जारी करेगी केंद्र सरकार। 5% के आसपास रह सकता है ग्रोथ रेट का अनुमान। आईपीएल के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने बदला अपना कप्तान। डेविड वार्नर को फिर सौंपी गई टीम की कमान। 2 साल बाद फिर कप्तानी करते नजर आएंगे वार्नर। लगातार 5वें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 143 अंकों की गिरावट के साथ 39,746 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 45 अंकों की गिरावट दर्ज। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली मामले को लेकर पूरे देश का माहौल गरमाया हुआ है। बुधवार को खराब होते हालात पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई गई, जिसके बाद हाईकोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर को देर रात ट्रांसफर कर दिया गया और अब इसे लेकर सूबे का सियासी माहौल भी गर्मा गया है। तो वहीं दिल्ली मामले पर अब अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रिया। राजीव जी, देश की राजधानी के जो हालात हैं उसे देखकर हर कोई हैरान है, मगर अब हैरानी वाला एक फैसला ये भी है कि जिन जज ने कल दिल्ली मामले पर सख्ती दिखाई, देर रात उनका तबादला कर दिया गया है। वहीं सुनवाई की अगली तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए प्रिया, राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ सालों से लॉ एंड ऑर्डर की जो खराब स्थिति बनी हुई है उसका कुछ नमूना जेएनयू और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में हम देख ही चुके हैं। इसके बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो हालात बनाए गए उसको लेकर शायद दिल्ली पुलिस की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, क्योंकि पिछले दिनों कुछ भाजपा नेताओं के भड़काऊ बयान ने दिल्ली की फिजा में जहर घोलने का काम किया था। खासकर दिल्ली विधानसभा चुनाव के वक्त और उसके बाद कपिल मिश्रा का जो बयान है वो, इन्हीं बयानों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व आईपीएस ऑफिसर हर्ष मंदर ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच कर रही थी। हम सब ने सुन ही लिया है कि कल सुनवाई के दौरान जस्टिस मुरलीधर ने भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं पर तत्काल एफआईआर करने का आदेश दिया था और आज उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को अदालत में सौंपनी थी। लेकिन कल आधी रात को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी जस्टिस बोबड़े से सलाह मशविरा के बाद जस्टिस एस मुरलीधर का ट्रांसफर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज के रूप में कर दिया। अब कहा यह जा रहा है कि चूंकि एस मुरलीधर का ट्रांसफर 12 फरवरी को ही हो चुका था, इसीलिए इस पर हाय तौबा मचाने और अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। मगर हमें यह समझना होगा प्रिया कि क्या सचमुच 12 फरवरी को जस्टिस मुरलीधर का तबादला हो गया था? दरअसल 12 फरवरी को जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला करने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी, न कि उनका तबादला उसी दिन कर दिया गया था। और इस सिफारिश के विरोध में दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक रेजोल्यूशन पास करके सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की थी। बार एसोसिएशन का कहना था कि जस्टिस एस मुरलीधर काफी वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं और उनका तबादला जिस तरह किया जा रहा है वो अनुचित है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियरिटी के मामले में जस्टिस मुरलीधर तीसरे नंबर पर आते हैं और इतने सीनियर जज का ट्रांसफर जब भी होता है तो उन्हें किसी राज्य के चीफ जस्टिस बना करके भेजा जाता है, लेकिन उन्हें उसी पद पर भेजा जा रहा है जिस पद पर वो अभी दिल्ली हाई कोर्ट में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कहना था कि हमें इस बारे में सूचित किया जाना चाहिए था और उनके तबादले को लेकर चर्चा की जानी चाहिए थी। कॉलेजियम ने बिना किसी वजह से उनका इस तरह तबादला करने का फैसला ले लिया, ये गलत है। खैर, इसके बाद से जस्टिस मुरलीधर के तबादले पर कोई चर्चा नहीं हुई। शायद बार एसोसिएशन के विरोध के कारण मामला टाल दिया गया होगा, लेकिन कल रात अचानक जिस आनन फानन में उनके तबादले का आदेश जारी किया गया वो कहीं ना कहीं इस फैसले पर सवाल खड़ा करता ही है।
कुल मिलाकर के एक तरफ जहां इस मसले पर सियासत जारी है, तो वहीं आज दिल्ली हाई कोर्ट ने 13 अप्रैल तक के लिए सुनवाई टाल दी है। यानी जो नेता खुलेआम भड़काऊ बयान दे रहे थे उन्हें और समय मिल गया है। लेकिन इन भड़काऊ बयानों की वजह से जो जान माल की क्षति हुई है उसकी भरपाई कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। और इधर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया है। तो वहीं उन्हीं की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी का एक निगम पार्षद ताहिर हुसैन पर हिंसा में लिप्त होने का आरोप भी लग गया है। तो अभी बहुत से नाम आने बाकी हैं प्रिया, और ये सरकार और पुलिस के ऊपर है कि कितनी जल्दी वो हालात को सामान्य बनाए ताकि दिल्ली का जनजीवन जो है वो सामान्य हो सके। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नाजुक हालात पर केंद्र सरकार अब चौतरफा घिरी हुई है। विपक्ष पूरे मामले को लेकर मोदी सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रही है, जिसे लेकर विपक्ष का रुख अब और भी सख्त नजर आ रहा है। जी हां, आज दिल्ली मामले को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचा और उन्हें कांग्रेस की तरफ से मेमोरेंडम सौंपा गया। इसके बाद पार्टी आलाकमान ने सरकार को जमकर आड़े हाथों भी लिया। जहां देश का सर्वोच्च न्यायालय मौजूद है, जहां देश की संसद है, जहां से देश को चलाने के लिए फैसले लिए जाते हैं, उस दिल्ली की तस्वीर आज बिल्कुल बदल गई है। 23 फरवरी के बाद जो कुछ दिल्ली में हुआ वो बेहद चिंताजनक और हैरान करने वाला है, जिसे लेकर अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कटघरे में खड़ी है और विपक्ष सरकार पर एक के बाद एक सवालों की बौछार कर रहा है। आज दिल्ली मामले को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, आनंद शर्मा, रणदीप सुरजेवाला समेत कई नेता शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति कोविंद को कांग्रेस की ओर से ज्ञापन सौंपा। वहीं राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद सोनिया गांधी ने कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रशासन दिल्ली के हालात सुधारने में नाकाम रहा है। दिल्ली और केंद्र सरकार ने मामले की अनदेखी की, जिसकी वजह से हालात बेकाबू हो गए। करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान हुआ। इस मेमोरेंडम में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के साथ ही पीड़ितों को मदद मुहैया कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने कहा कि मामले पर कार्रवाई करने की बजाय केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मूक दर्शक बनी रही। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह के त्याग पत्र की मांग की और कहा कि वो स्थिति को संभालने में नाकाम साबित हुए हैं। वहीं सोनिया गांधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी केंद्र सरकार को घेरा। साथ ही मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि वो राजधर्म की रक्षा के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें। पूर्व पीएम ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में ऐसे हालात होना बेहद शर्मनाक है। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को भी सोनिया गांधी ने मामले पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया था और शाह से पद छोड़ने की बात कही थी। अब एक बार फिर कांग्रेस ने सामने आकर केंद्र सरकार को पूरे मामले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अब कांग्रेस के ये तेवर और दिल्ली का माहौल कब शांत होगा, ये देखना होगा। वहीं देखना ये भी है कि तेजस्वी यादव लालू यादव की विरासत को कैसे बचा पाएंगे, जिसके लिए वो सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। लेकिन हाल ही में जब उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के साथ बैठक की तो सियासी हलकों में जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन की अटकलें तेज हो गईं, जिस पर विराम लगाते हुए आज तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है और नीतीश कुमार पर चुटकी भी ली है। बिहार बजट सत्र के दौरान जब से आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई है, तब से बीजेपी काफी बेचैन है। तो वहीं नीतीश कुमार के पाला बदलने और महागठबंधन में शामिल होने को लेकर अटकलों का दौर भी तेज हो रहा है। लेकिन अब इसी बीच नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद लगाए जा रहे सभी कयासों पर तेजस्वी यादव ने ब्रेक लगा दिया है। जी हाँ, तेजस्वी ने कहा कि जो लोग थक चुके हैं और बीजेपी से लड़ नहीं सकते वो मेरे किसी काम के नहीं है। तेजस्वी ने कड़े शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार निष्क्रिय हो गए हैं, उन पर से अब भरोसा उठ गया है। मैं उनसे केंद्र सरकार के फैसलों के खिलाफ प्रस्ताव पर बात करने गया था कि जो प्रस्ताव लाया जाएगा उसे दिखाना होगा, तब जाकर हमने सर्वसम्मति से उसे पारित कराया। तेजस्वी ने जेडीयू के एनडीए में शामिल होने को लेकर भी बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार कोई हमसे पूछकर बीजेपी में थोड़ी गए थे कि उनसे जाकर बात करें और कुछ कहें। हमने तो उन्हें पीएम बनाने की बात भी कही थी। सदन में नीतीश कुमार का भाषण बस झूठ का पुलिंदा है। वहीं तेजस्वी ने कहा कि बिहार में हमने वादा किया था कि केंद्र सरकार के हालिया फैसलों को लागू नहीं करने देंगे, इसलिए उनसे मुलाकात करते गए थे। इसके साथ ही तेजस्वी ने कहा कि अब बिहार में रोजगार दिलाने को लेकर हमारा काम शुरू
शुरू होगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों तेजस्वी नीतीश की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में तमाम कयास लगाए जाने लगे थे और एक तरह से बवाल खड़ा हो गया था। तेजस्वी ने हालांकि अपने बयानों के जरिए इतना तो कह दिया कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन को लेकर वो ज्यादा रुचि नहीं रखते, लेकिन इशारों में ये भी कह दिया कि जब तक नीतीश बीजेपी के साथ है, आरजेडी उनसे दूरी बनाए रखेगी। खैर, अभी तो चुनाव दूर हैं, तब तक कौन किस पाले में चला जाए कहना मुश्किल है। वाकई सियासत कब क्या मोड़ ले कोई नहीं जानता। ऐसे में अब बिहार में आगामी चुनाव में कौन किसके साथ आएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। खैर, निगाहें तो फिलहाल झारखंड पर भी हैं, जिसका बजट सत्र कल से शुरू होने वाला है और बीजेपी ने सरकार को घेरने के लिए बाबूलाल मरांडी का नाम नेता प्रतिपक्ष के तौर पर दिया है। मगर कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी को सदन में नेता प्रतिपक्ष स्वीकार करने को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का 17 फरवरी को ही भारतीय जनता पार्टी में विलय हुआ है, जिसके बाद बीजेपी ने बाबूलाल को तोहफा देते हुए उन्हें विधायक दल का नेता चुना और इसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि पार्टी उन्हें सदन में नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी नियुक्त करेगी। लेकिन इस फैसले से पहले ही कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। जी हाँ, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने बयान जारी कर कहा कि बाबूलाल मरांडी को किसी भी हाल में नेता प्रतिपक्ष स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दुबे ने कहा कि बाबूलाल प्रतिपक्ष का नेता बनने की गुणवत्ता पूरी नहीं करते हैं, उनसे ज्यादा 10वीं अनुसूची का भुक्तभोगी कोई नहीं रहा है। आलोक दुबे ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि विधायी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही मरांडी को स्वीकार किया जा सकता है। गौरतलब है कि दल बदल कानून से जुड़ी संविधान की 10वीं अनुसूची में साफ कहा गया है कि सदन में 2/3 विधायकों के मर्जर को ही विलय माना जा सकता है। महत्वपूर्ण ये है कि 2/3 विधायक एक साथ कहां विलय करेंगे, वही विलय माना जाएगा। आलोक दुबे ने कहा कि बाबूलाल को प्रतिपक्ष का नेता स्वीकार करना पूरी संवैधानिक संस्था का अपमान होगा और राज्य के जनादेश का अनादर होगा। दुबे ने कहा कि बीजेपी की वजह से बार बार पूरे देश में झारखंड की बदनामी होती है। बीजेपी और बाबूलाल में अगर थोड़ी भी नैतिकता है तो उन्हें विधानसभा की सदस्यता छोड़कर दोबारा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर जनादेश हासिल करना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से गुजारिश की है कि किसी भी कीमत पर बाबूलाल को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे में अब कांग्रेस की इस मांग के बाद सभी की नजरें विधानसभा अध्यक्ष पर टिक गई हैं कि स्पीकर क्या फैसला लेते हैं। अब कांग्रेस बेशक झारखंड में बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही हो, मगर जहां कांग्रेस की सरकार है वहां तो उसकी परेशानी बढ़ती ही नजर आ रही है और ये परेशानी कोई और नहीं बल्कि पार्टी के ही नेता बढ़ा रहे हैं। पहले कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच तल्खियां बढ़ी, तो वहीं अब मध्य प्रदेश के पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी मुख्यमंत्री को इशारों में आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी को संभालने के लिए हर संभव कदम उठा रही हैं, लेकिन पार्टी के नेता हर बार आपसी कलह को लेकर कांग्रेस की किरकिरी कराने में जुटे हैं। मध्य प्रदेश में सीएम कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच तकरार किसी से छिपी नहीं है और अब राज्य के मंत्री भी अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। जी हाँ, सूबे के पर्यावरण और पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री को इशारों में आड़े हाथों लिया है। वर्मा ने एक कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के लिए नौजवानों को मौका देना चाहिए। आप नौजवानों के लिए जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि नौकरशाह मुख्यमंत्री की किचन कैबिनेट का हिस्सा हैं। दरअसल इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिल की बात थीम पर आयोजित सम्मेलन में मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री की एक किचन कैबिनेट होती है जिसमें राजनेता और अनुभवी मंत्री होने चाहिए, लेकिन ये नौकरशाहों से भरा पड़ा है। सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि जो अधिकारी इंदौर जैसी चाशनी में तैनात हैं, वो किसी राजनेता या मंत्रियों की सिफारिश से नहीं बल्कि कमलनाथ के मंत्रिमंडल में अपने आकाओं के कारण तैनात हैं। वर्मा ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि मैं सच बोलने से नहीं डरता हूं। मैं निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को उन कार्यकर्ताओं की जमीनी हकीकत से अवगत कराऊंगा जिन्होंने राज्य में पार्टी की सरकार बनाने के लिए 15 साल तक संघर्ष किया था। सरकार लोगों के लिए आई है लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए नहीं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ इस वक्त राज्य के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कांग्रेस पार्टी का एक खेमा पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश की कमान सौंपने की वकालत कर रहा है। हाल ही में सिंधिया ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था और वादे पूरे नहीं करने को लेकर तीखे शब्द बाण चलाए थे और अब सरकार के मंत्री भी कमलनाथ के खिलाफ आ गए हैं। ऐसे में पार्टी आलाकमान ये कलह कैसे शांत कराती है, ये देखना होगा।
यानी सोनिया गांधी जहां पार्टी को एकजुट करने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं, तो पार्टी नेता उनके किए कराए पर पानी फेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। खैर, पानी तो इस वक्त पश्चिम बंगाल में बीजेपी की मेहनत पर भी फिर सकता है। मिशन 2021 के लिए बंगाल में बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और केंद्र की योजनाओं के दम पर जनता को लुभाने की कोशिश में भी जुटी है। लेकिन सूबे की मुख्यमंत्री बीजेपी के इस सपने को चकनाचूर करने के लिए कदम बढ़ा रही हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार में काफी वक्त से तनातनी की खबरें आती हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद तो ये खींचतान खुलकर सड़कों पर आ गई। जहां बीजेपी ममता सरकार को घेर रही थी, तो वहीं ममता भी सरकार की कमियों को उजागर कर रही हैं। बावजूद इसके बीजेपी बंगाल में अपने कदम धीरे धीरे आगे बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही थी, लेकिन आज एक बार फिर ममता सरकार ने केंद्र की परेशानी बढ़ाने का काम किया है। दरअसल राज्य सरकार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से बाहर होने पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में राशन की दुकानों से रियायती अनाज खरीद सकते हैं। किसी व्यक्ति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्थिति में प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि कोई भी गरीब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ से वंचित न रह पाए। पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के संबंध में हमें केंद्र सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है। इस मामले में केंद्र के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार डिजिटल राशन कार्ड जारी करने के लिए पहले ही लगभग 200 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। हमें ये राशि वापस कौन देगा? हम एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू नहीं करेंगे। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब केंद्र की योजना को राज्य में लागू करने से सूबे की सरकार ने मना किया हो। इससे पहले मोदी सरकार की आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसी कई ऐसी स्कीम्स हैं जिसे ममता सरकार ने हरी झंडी देने से मना कर दिया है। इसके अलावा केंद्र सरकार के हालिया फैसलों को लेकर भी ममता सरकार ने हल्ला बोल रखा है। ऐसे में अब बीजेपी उनके कदम पर क्या प्रतिक्रिया देती है, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में अब बात सरकार को हुए 1500 करोड़ के नुकसान की। घर में रखे सोने पर अगर ब्याज मिले तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की खास बात यही है, जिसे मोदी सरकार 2015 में लेकर आई थी, लेकिन ये स्कीम अब सरकार पर भारी पड़ने लगी है। इसीलिए सरकार इसकी समीक्षा कर रही है। तो क्या है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और क्यों इससे अब सरकार को हो रही है परेशानी? देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में सोना सिर्फ गहने के लिए नहीं होता, बल्कि लोग इसे बुरे वक्त में सहारे के लिए भी रखते हैं। भारत में लोगों के घरों में करीब 20,000 टन सोना जमा है। भारत के मंदिरों में भी काफी सोना है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। एक तरफ घर में रखे सोने का कोई उपयोग नहीं है, दूसरी तरफ सोने की मांग को पूरा करने के लिए सरकार को उसका आयात करना पड़ रहा है, जिससे देश का चालू खाता घाटा यानी CAD बढ़ रहा है। और इसलिए मोदी सरकार 2015 में GMS लेकर आई। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत आप अपना सोना बैंक में जमा कर सकते हैं और इस पर आपको बैंक ब्याज देंगे। इस स्कीम की खास बात ये है कि पहले आप अपने सोने को लॉकर में रखते थे, लेकिन अब आपको लॉकर लेने की जरूरत नहीं है और निश्चित ब्याज भी मिलता है। इस स्कीम में आपको कम से कम 30 ग्राम 995 शुद्धता वाला सोना बैंक में रखना होगा। इसमें बैंक गोल्ड बार, सिक्के और गहनों को शामिल किया गया। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आने के बाद लोगों ने बैंकों में अपना सोना जमा कराया। तिरुपति मंदिर समेत कई मंदिरों ने भी अपना सोना बैंकों में रखवाया। लेकिन जैसे ही गोल्ड की कीमत में तेजी आना शुरू हुई, सरकार की योजना भी बेपटरी हो गई। 5 साल के अंदर ही इस स्कीम से सरकार का घाटा 1500 करोड़ के पार पहुंच गया। और जिस तरह से गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं, सरकार का घाटा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि स्कीम में गोल्ड की कीमत के अनुसार ही ब्याज दिया जाता है। ऐसे में गोल्ड जैसे जैसे महंगा होता जा रहा है, वैसे वैसे बैंकों को ब्याज भी ज्यादा देना पड़ रहा है। इसीलिए अब सरकार इस स्कीम की समीक्षा करने जा रही है। इसके बाद से ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सरकार बंद करने वाली है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम? तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।